अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो द एंड स्टोरी विद निहाल एंड हसान। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमारा मकसद यहाँ पे हर चीज़ की स्टोरीज़ को ऊपर तक लाना है जो स्टोरीज़ हम तक और आप तक नहीं पहुँच सकती। इसी तरह आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बहुत इमर्जिंग प्लेयर जिनका ताल्लुक़ मर्दान के पास गाँव से कतलंग से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़खर ज़मान की हम बात करेंगे। फ़खर ज़मान पे हसान अगर हम बात करें तो अब नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में रुला देने वाली सेंचुरी की, और हम सबको इस बात पे बहुत फ़ख्र है और इस बात का क्रेडिट हम चीफ सिलेक्टर को भी देंगे। अगर हम फ़खर ज़मान की हिस्ट्री पे जाएं तो नाजरीन ये वो प्लेयर हैं कि जब ये 17 साल के थे तो इन्होंने अपने घर के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इन्होंने पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर शमूलियत हासिल की। हालांकि वो उनका इतना शौक़ नहीं था, लेकिन कुछ उनके फैमिली प्रेशर्स थे और फाइनेंशियल उनके इश्यूज़ थे। और जब ये पाकिस्तान नेवी में सेलर आए, 1 साल इन्होंने ट्रेनिंग की, तो इन्होंने एक दफ़ा ज़ाहिर किया अपना ये शौक़ क्रिकेट की तरफ। और इन्होंने हमारे जो एक पाकिस्तान नेवी के क्रिकेट के कोच हैं नेशनल लेवल पर, उनका नाम नाजिम ख़ान, उनको इन्होंने ये बात की थी कि जी मेरा बड़ा शौक़ है कि मैं जी एडम गिलक्रिस्ट की तरह खेलूँ और मेरा भी दिल करता है मैं बॉल ग्राउंड से बाहर फेंकूँ। ज़ाहिर है यंग एज थी, टैलेंट थोड़ा ज़्यादा था, उस वक्त नए नए नेवी में इन्होंने शमूलियत हासिल की थी। तो इनको जब ग्रास रूट लेवल पे इनको मौका दिया गया और इनको पहले नेवल टीम से भी खिलाया गया तो इनको बहुत इन्होंने अप्रिशिएट किया गया था। और फिर उनको एज सेलर हटा के उनको हमने नेवी ने इनको हायर किया एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर नेवल टीम में, और इनका सेलर का स्टेटस चेंज हो गया था। लेकिन और इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये हुआ था कि अगर ये फेल कर देते हैं जिस मकसद के लिए उन्होंने रखा है तो वापस एज अ सेलर रखेंगे। तो हसान आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में? लेकिन यार पहले जो आपने बात की इंडिया के साथ फाइनल में एक सेंचुरी की, तो एक बेहतरीन और बहुत ही इमोशनल सेंचुरी थी वो, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपके इजाफा करता चलूँ, ये पाकिस्तान ए से फ़खर ज़मान 2 साल तक एज अ ओपनर खेलते रहे। श्रीलंका के साथ सीरीज़ थी और उसमें भी इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही यूएई में। श्रीलंका के साथ श्रीलंका में भी खेली इन्होंने पाकिस्तान ए से। तो इनकी परफॉर्मेंसेस पिछले 3 साल से चलती आ रही हैं और हमने देखा कि ये पीएसएल में भी सिलेक्ट हुए लाहौर कलंदर्स की साइड से, और एक बहुत ही एग्रेसिव अल्ट्रा एग्रेसिव कप्तान ब्रेंडन मैकलम उनकी कप्तानी में सिलेक्ट हुए। और वैसे परफॉर्मेंसेस नहीं रही इनकी पीएसएल में जैसे जिसके जो कैपेसिटी इनके अंदर है, जो टैलेंट इनके अंदर है, लेकिन इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस रिप्रेजेंट किया अपना सिलेक्टर्स के सामने और चैम्पियंस ट्रॉफी में इनको मौका दिया गया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ख़िलाफ़ जो पहला मैच था हमारा, उसमें इनको जब चांस नहीं दिया गया, तो मैं सुन रहा था ब्रेंडन मैकलम कमेंटेटरी बॉक्स में थे और उन्होंने कहा था कि मैं मेरे अंडर ये प्लेयर खेला है और पाकिस्तान में अगर मैं किसी को इस पाकिस्तान टीम को देख के जो चैम्पियंस ट्रॉफी में थी, ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि अगर कोई हाईली रेट में किसी को करूँगा तो वो फ़खर ज़मान है। तो एक लेजेंड प्लेयर हैं ब्रेंडन मैकलम, और उनका ऐसा कमेंट एक यंग प्लेयर पे जो अभी तक इंटरनेशनल फॉर्म में नहीं आ सका, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता था। और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से शो किया कि वाकई में वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो हसन आपको क्या लगता है कि जिस तरह फ़खर ज़मान का टैलेंट हमारे सामने आया, तो इस तरह क्या और भी लोग हमारे पास नीचे दबवाए जा रहे हैं या दब रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा? देखें, शर्जील खान को भी पीसीबी ट्राइब्यूनल ने एक क्लियर चिट दे दी है, और मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान के पास एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स हैं दोनों, शर्जील खान और फ़खर ज़मान का एक डेडली ओपनिंग स्पॉट है। तो अभी भी पीसीबी ने 30 मैन स्क्वाड अनाउंस किया है प्लेयर्स का नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उसमें बहुत यंग प्लेयर्स हैं, फ़खर ज़मान भी उसमें। तो अगर अभी से मेहनत की जाए तो मेरे ख्याल से 2-2 साल तक पहले तक आईसीसी इवेंट्स की मेहनत करनी चाहिए। और ये जिस तरह अभी चल रही है पाकिस्तान के, तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत ऊपर आ सकते हैं। बाबर आजम भी है हमारे पास, काफ़ी यंग टैलेंट्स हैं। तो इस तरह अगर डोमेस्टिक पे ज़्यादा मेहनत की जाए, मतलब एक हमारे पास अपना टूर्नामेंट आ गया बहुत बड़ा पीएसएल, इसी तरह क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे अगर डोमेस्टिक में भी जोर दिया जाए तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते हैं। तो जिस तरह हम फ़खर ज़मान की बात करें, फ़खर ज़मान का जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ है मर्दान के पास, तो जिस तरह इनको इस लेवल तक ये आ गए हैं, तो मुझे आप बताएं कि हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और अभी आप इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि चीफ सिलेक्टर को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको आजमाया, फ़खर ज़मान को आजमाया गया, लेकिन इस तरह क्या और लोग नहीं दबवाए जा रहे? मेरा वही सवाल होगा। देखिए, चीफ सेलेक्टर पे शुरू इंज़माम उल-हक में जब उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया तो उन पे बड़ी तनकीद की गई कि एक कुछ ज़्यादा यंग साइड एक बड़े इवेंट के लिए भेज दी, कुछ बहुत नए नाम भेज दिए इन्होंने, कुछ अंडर परफॉर्मर्स भेज दिए। तो देखें,
इंज़माम उल हक ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, एक यंग, जिससे शादाब भी हमारे पास, उन्होंने यंग साइड भेजी बिल्कुल, और आप देखें कि यंग साइड ने ही परफॉर्म किया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी, उन्होंने ही दिखाया। शादाब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन के कुछ बांग्लादेश के साथ वार्म अप मैच पे उन्होंने वो जो हमारे फास्ट बॉलर उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसकी फ़खर ज़मान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, इसमें कोई शक नहीं कि अगर फ़खर ज़मान शुरू में आके हमें वैसे स्टार्ट्स ना देते तो शायद हम काफ़ी मैचेस में फंसते और शायद हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाते। तो एक साइड पे जहाँ बॉलिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत तो है। क्या आप समझते हैं कि मिसबा और यूनुस के जाने के बाद हम फ़खर ज़मान और शादाब वगैरह को समझ सकते हैं कि ये उनकी जगह ले लेंगे टीम में? मिसबा और यूनुस का एक टेस्ट स्टेटस है बहुत बड़ा, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस लेवल तक एकदम उनको फ़खर ज़मान को टेस्ट स्टेटस मिल जाएगा। काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है फ़खर ज़मान। गेम अगर अपनी वो डेवलप करें तो उनको मिल भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए बहुत बेहतरीन प्लेयर है। तो आप अभी क्या सजेस्ट करते हैं कि फ़खर ज़मान को किस स्टेज तक आजमाया जाए? क्योंकि अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था कि बात की जा रही थी कि फ़खर ज़मान को अगली सीरीज़ में रेस्ट दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि अभी इनको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया तो कंटिन्यू करें? एक ज़िम्बाब्वे के साथ सीरीज़ आ रही है जिसमें ये एक नए ओपनर्स ट्राई करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी अब नई टीम बनाई है, इसी को चांस देना चाहिए, बेशक एक हल्की सीरीज़ भी हो। ज़िम्बाब्वे को भी आप हल्का इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ सीरीज़ हुई, उन्होंने 5 मैच सीरीज़ में 3-2 से विक्ट्री ली और बहुत बड़े बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस किए। तो ठीक है, सीखने का मौका मिलेगा, डिफरेंट कंडीशंस होंगी, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट बॉलर्स में खेलेंगे, यही प्लेयर्स डेवलप होंगे। वर्ल्ड कप भी करीब इतना दूर नहीं है, तो ये साल 1.5 साल का जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम में ज़्यादा चेंजेस होने चाहिए। जो आपने साइड जिस पे आप कॉन्फिडेंट है, जो साइड आपने खिलाई है इतने बड़े आईसीसी इवेंट में, उन्होंने रिजल्ट भी आपको दिया, तो आपको चाहिए कि इसी को आप कैरी ऑन करें, और फर्दर अगर आपको कोई चेंज नज़र भी आया तो मिडल ऑर्डर में 1-2 चेंजेस ही मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अभी जिस तरह हमारे पास एक फ़खर ज़मान है, इस तरह और भी यंग प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इनकी ग्रूमिंग के लिहाज से आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हमारे पास मोहम्मद आमिर और पहले भी हमारे पास कैंडल बने हैं, जब हमारे पास प्लेयर्स चल पड़ते हैं तो क्योंकि हम नीचे लेवल से ये सारे आए हैं, तो जब उनको उस तरह की ऑफ़र्स की जाती हैं तो वो उस पर फ़ौरन हामी भर देते हैं। तो अब फ़खर ज़मान हमारे पास एक बहुत जेम टाइप ऑफ पर्सन है, तो फिर ग्रूमिंग वगैरह आप किस तरह कहेंगे? देखें, एक कैप्टन एक वालिद की जगह होता है, और मेरे ख्याल से कि बहुत मैटर करता है कैप्टन का कैरेक्टर कैसा है, आपका माहौल कैसा है, ग्राउंड में डिफरेंट होना चाहिए कैप्टन को, बाहर डिफरेंट। मेरे ख्याल से ये जो आप बात करें, पीसीबी ट्राइब्यूनल ने शर्जील का केस भी सुना और उनको क्लियर चिट मिल गई। तो जो अपनी गलतियां हर इंसान से होती है, जो अपनी गलती सुधार के अच्छे तरीके से क्रिकेट में आना चाहते हैं, और उन्होंने आमिर की भी आप देख लें, एक बेहतरीन एग्जांपल है कि कहाँ से कहाँ पे उन्होंने अपने को। विराट कोहली का भी ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि पिछले 5 साल ही खेले तो शायद वर्ल्ड के टॉप 2 या 3 में होते। तो गलती करके अगर कोई सुधार के आता है तो बिल्कुल उसको मौका देना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये पीसीबी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ सख्तियाँ होनी चाहिए, कुछ प्लेयर्स के साथ रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक चलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन अगर कोई क्लियर चिट लेके आता है तो बिल्कुल उसको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन आपकी बात के मुताबिक तो फिर मिसबा की कैप्टनसी में कमी रह गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कैप्टन एक बाप की तरह होता है। देखिए, मिसबा की कप्तानी उन सिचुएशन में थी जब पाकिस्तान स्पॉट फिक्सिंग में जकड़ा हुआ था, और उसके अलावा पाकिस्तान में वो प्लेयर्स नहीं रहे थे। शाहिद अफरीदी ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे बड़ा हमारा इशू था कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, ग्राउंड बिल्कुल यूज़ नहीं होते, होम कंडीशन में तो हम खेल ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में मिसबा ने बहुत संभाला टीम को। मेरे ख्याल से मिसबा की कप्तानी में हमने टेस्ट मैच भी हासिल की, तो मिसबा को जहाँ क्रेडिट भी जाता है, बिल्कुल थोड़े बहुत डिफेंसिव कप्तान वो ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने इसी टीम को संभाला जो बहुत नीचे चली गई थी। तो फिर आप सरफराज को क्रेडिट देंगे इस बात का कि उन्होंने फिर फ़खर ज़मान को जो आजमाया इस दफ़ा? सरफराज अंडर 19 से कप्तानी करते आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो पूरे प्रोसेस से गुजर के आए हैं। बहुत रीजन्स की भी उन्होंने कप्तानी की, बड़े SNGPL की भी कप्तानी करते रहे। तो सरफराज एक पूरे प्रोसेस से आए, और मेरे ख्याल से उनको अभी भी टाइम लगेगा बहुत। उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान ही उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया अपनी कप्तानी, पहले मैच से लेकर लास्ट मैच तक देखा जाए, तो अभी उनको टाइम लगेगा। और मेरा ये ईमान है कि 2019 के वर्ल्ड कप तक बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा खेल पेश करेगा वर्ल्ड कप में। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम अगली सीरीज़ और आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए हम फ़खर ज़मान के साथ क्या कम्बिनेशन बनाएं
क्योंकि अभी तो हमारी बैटिंग ऑर्डर कोई ख़ास नहीं है। ये तो चैम्पियंस ट्रॉफी में सरफराज और चीफ सेलेक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की है, कोच की बहुत मेहनत थी, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? देखें 2019 का वर्ल्ड कप जो वो भी इंग्लैंड में है, और एक हाई स्कोरिंग एक स्टैंडर्ड बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो जब तक आप यही डिफेंसिव मोड पे जाते रहेंगे, बॉलिंग एक चीज़ आपको कभी भी मैच नहीं जिता सकती, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो, क्योंकि आपको तीनों फील्ड्स में जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा क्रिकेटर वही होता है जो अच्छा फील्डर भी हो। जब तक आप अपने बैटिंग पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, एग्रेसिव प्लेयर्स को लाना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में। सिर्फ ये नहीं होगा कि आप एक एग्रेसिव प्लेयर ऊपर खिला दें, वो थोड़ा स्टार्ट दे दें, उसके बाद फिर वही फंसने शुरू हो जाएं। तो ये एग्रेसिवनेस की बात है, किस तरह क्या क्या चिट दी जाती है, क्या कॉन्फिडेंस दिया जाता है यंग प्लेयर्स को, क्या क्या के ग्राउंड में भेजा जाता है। तो यही प्लेयर्स हैं जो हमें आगे भी लेके जाएंगे, यही पाकिस्तान का नाम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा केस रिप्रेजेंट करेंगे 2019 वर्ल्ड कप में। ठीक है नाजरीन, अब हमें ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद हम आपकी एक ऐसे प्लेयर से मुलाकात कराएंगे जो आने वाला एक हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है और उनका ताल्लुक अभी डोमेस्टिक क्रिकेट से। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज हम क्रिकेट के उस पहलू की बात करेंगे जो किसी भी कंट्री के बैकबोन है। नाज़रीन जी, बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाएगी, और इस टॉपिक के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे टैलेंटेड यंग क्रिकेटर मौजूद हैं जो इस प्रोसेस से गुज़र के आए हैं, और रीजनल क्रिकेट में वो कश्मीर रीजन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हनान, वेलकम टू द शो। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने बारे में बताएं कि सबसे पहला स्टेप आपने क्रिकेट में कब लिया, और क्या सोच के लिया था, आगे आपके क्या ख्वाब थे क्रिकेट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया। देखें, क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत शौक़ है, हर किसी का होता है। मेरा भी शौक़ था बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ। पहले गली मोहल्ले में खेली, हर कोई गली मोहल्ले से ही क्रिकेट खेल के बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो वहीं से आए हैं। उसके बाद मैंने क्लब लेवल शुरू किया। क्लब लेवल मैंने स्टार्स ICCA में मैंने से शुरू किया, और वहाँ पे मैंने 2 साल क्रिकेट खेली है। उसके बाद फिर मैंने अंडर 19 के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में पुंछ की तरफ से। तो वहाँ से उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद हमारे मैचेस हुए हैं ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट्स के आपस में होते हैं। उसमें मैंने पूरा AJ मैंने टॉप किया था, और उसके बाद टॉप करने के बाद मेरा रीजन के लिए नाम आया, और रीजन में भी हमारे मैचेस हुए वो ऑल ओवर पाकिस्तान हुए। और उसके बाद रीजन में भी मैंने अपने रीजन की तरफ से AJ की तरफ से मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह उम्मीद है कि आगे परफॉर्म करता रहूँ। तो हनान, आपकी बातों से लग रहा है कि जिस तरह आपने घाट घाट का पानी पिया और अब आप इस स्टेज तक आप आ गए हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह आपको लेके जाए, तो अब आपको कुछ आइडिया तो हो गया होगा। तो मुझे आप बताएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान को अगर हम देखें तो क्या चीज़ें यहाँ लैक कर रही हैं, क्या कमी है, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं नीचे ग्रास रूट लेवल पे और ऊपर PCB लेवल तक? आई थिंक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वो बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। काफ़ी हमारे बड़े प्लेयर्स ने भी कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने रिसेंटली देखा है चैम्पियंस ट्रॉफी में 3 जो यंगस्टर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया, और अल्लाह का करम है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो जो डोमेस्टिक लेवल है वहाँ पे ये करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो रिटायर होते हैं, उनको आकर ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो टैलेंटेड लड़के हैं जो जिनके पास कोई रास्ता नहीं है दिखाने, उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनको एक वे में लाना पड़ेगा। और डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है और बाकी जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी बेशक कम कर दें, क्वालिटी ज़्यादा रखें, क्वालिटी उसको मेंटेन करें, और उन ऐसी क्वालिटी बनाएं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के टैलेंट है, उनको बाहर जाके खिलाना पड़े। तो मैं यही कहूँगा इस बारे में। निहाल, आपसे निहाल ने क्वेश्चन किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। मेरा आपसे ये सवाल है, ऐसा कोचेज़ की बहुत कंप्लेन आती रही, तो डोमेस्टिक कोचेज़ क्या मतलब वो वैसा इंटरेस्ट नहीं लेते यंग प्लेयर्स में, या फिर क्या ऐसा ऐसे है क्या कंप्लेन की? क्योंकि वो भी तो माशाल्लाह क्वालिफाइड कोचेज़ ही होते हैं।
तो उनकी देखें ऐसी क्या बात है जो वो मतलब इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं उन कोचेस की? देखें कोचेज़ जो हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर ऊपर जो लेवल है वहाँ पे काम करें, पीसीबी में काम करें। उन्हें चाहिए कि वो नीचे भी आके डोमेस्टिक लेवल पे काम करें। जब बड़े कोचेज़ डोमेस्टिक लेवल पे आके काम करेंगे तो प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब वो बड़े कोचेज़ को देखेंगे अपने सामने, उनको अपने दरमियान पाएंगे, तो वो लाजमी बात है कि वो इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे और आगे ये बेहतरी होगी इसमें। अच्छा हनान, मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी जिस तरह बात की आप कश्मीर से रीजन खेलते हैं, तो एक निगलेक्टेड एरिया आता है कश्मीर। तो पीएसएल की 6 टीम भी आ रही है और मेरे ख्याल से पंजाब से दूसरी टीम है, मुल्तान का नाम है। आप किस तरह देख रहे हैं पीएसएल टूर्नामेंट को? एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और फ्यूचर के क्या प्लान्स है पीएसएल से रिलेटेड आपके? बिल्कुल, नो डाउट पीएसएल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से जैसे अभी रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में 3 यंगस्टर्स थे, फ़खर जमान, शदाब खान और रुमान रईस, ये तीनों पीएसएल से ही आए हैं। तो ये है कि पीएसएल में जो छठी टीम इस बार एंटर हुई है मुल्तान की, तो पंजाब से ये दूसरी टीम है। तो पहले भी बहुत ख़बरें चलती रही कि कश्मीर की टीम आएगी पीएसएल में, 6 टीम कश्मीर की होगी। इवन के जावेद अफरीदी जो ओनर हैं उसके पेशावर ज़ालमी के, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, जावेद अफरीदी ने बहुत सपोर्ट किया था। और जो हमारे रीजन के सदर हैं मीर उस्मान साहब, वो भी, उनकी शहरयार ख़ान साहब से मुलाकात हुई थी और तकरीबन सब कुछ डन हो चुका था कि कश्मीर की टीम पीएसएल में आएगी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से कि नहीं आ सकी। लेकिन आना चाहिए था कश्मीर की टीम को, क्योंकि अब ये दूसरी टीम जा रही है पंजाब से, मुल्तान की, तो मेरे ख्याल से कश्मीर की टीम को आना चाहिए था। तो हनान, अभी जिस तरह आप इस लेवल तक आ गए हैं, तो हमने बड़ा नीचे कंप्लेंट्स हम सुनते हैं, हम मीडिया पे सुनते हैं कि क्योंकि आप कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं तो पंजाब वालों को ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं, उनको ज़्यादा फेवरेटिज्म चल रहा है। तो क्या आपने ऐसी कोई बात फील की है? अब इस स्टेज तक आप खेल रहे हैं। देखें कश्मीर में नो डाउट कश्मीर में भी बहुत टैलेंट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़े से अपने भी फ्लॉज हैं कि लड़के कुछ लड़के होते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा फील होता भी है कि फेवरेटिज़म होती है। लेकिन कश्मीर से अभी तक सिर्फ 2 प्लेयर्स पाकिस्तान लेवल तक जा सके हैं, जो एक हसन रज़ा पाकिस्तान अंडर-19 खेले हैं और एक अफाक रहीम जो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए थे। श्रीलंका के टूर पे साथ गए थे, लेकिन उन्हें कोई मैच खिलाया नहीं गया था वो दिन। और आज तक कोई भी अभी तक पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह पीएसएल के लिए चांस बन रहा है, अगर सिलेक्ट होता हूँ तो इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। आपके हनान कोच से मेरी बात हुई और उन्होंने बड़ी एक यूनिक बात आपके बारे में बताई कि आप बेसबॉल बैट से नेट में कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इसका क्या फ़ायदा आपको मिलता है बेसबॉल बैट से? मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि मेरे जैसे फेवरेट प्लेयर हाशिम आमला हैं, तो हाशिम आमला जो नेट्स में वो प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादातर बेसबॉल के बैट से करते हैं। तो बेसबॉल के बैट से ये फ़ायदा होता है कि अब एक वो बेसबॉल का बैट थोड़ा पतला होता है, ठीक है, तो उससे अगर आप बॉल मिडल कर रहे हो, ठीक है, उससे बॉल आप मिडल कर रहे हो, स्ट्रोक्स खेल रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है जब आपके पास बैट आएगा उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, तो उससे आपको ज़्यादा एक बॉल फुटबॉल नज़र आती है। तो ये फ़ायदा होता है। और हनान, ये भी मैंने आपके कोच ने मुझे बताया था कि आप ये पिच को छोटा करके बॉलर से प्रैक्टिस करवाते हैं अपनी, ये क्या कोई पेस की वजह से या? मैं लेंथ थोड़ी कम करवा के बॉलर्स को कहता हूँ आगे विकेट लगा लेते हैं, तो उससे बॉल करते हैं। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे पेस का जो होता है, पेस से मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। मैं ज़्यादा पेस खेलना फेस करता हूँ उससे, ठीक है। और कभी कभार ज़्यादातर टेप बॉल जो है, टेप बॉल पे हाफ़ टेप करके उससे स्विंग की प्रैक्टिस करता हूँ। स्विंग का बहुत उससे फ़ायदा मिलता है कि नया बॉल जो आप, चूँकि मैं ओपनर हूँ तो ओपनर को नया बॉल खेलना होता है, क्योंकि वो स्विंग होता है बॉल, तो मैं टेप बॉल से भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि आप कश्मीर से खेलते हैं तो एक सवाल आता है दिमाग में कि क्या आपको इतने टूर्नामेंट्स मिलते हैं एक साल में कि आप कहें कि ये मोर देन इनफ है मेरी प्रैक्टिस के लिए और मेरे क्रिकेटिंग कैरियर के लिए? देखें अभी तक पहले जो आज़ाद कश्मीर की टीम है अभी तक वो ग्रेड 2 खेल रही है, फर्स्ट क्लास नहीं खेल रही, ठीक है। तो ग्रेड 2 में हमें इतना चांस नहीं मिलता, तो ये हमारी टीम पे डिपेंड करता है कि वो कितने परफॉर्मेंस दिखा के फ़र्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करती है। अगर वो फ़र्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करती है तो हमें टूर्नामेंट से ज़्यादा मिलेंगे, हमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेंगे खेलने के लिए।
तो ये है कि हमारी अपनी टीम को भी मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा पीसीबी को भी देखना होगा कि हमें वो ज़्यादा चांसेस दे ताकि हमारा रीजन ग्रूम हो सके और हमारे रीजन से ज़्यादा लड़के आगे जा तो सकें। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की तरफ आके सीनियर प्लेयर्स को, जिस तरह हमारे पास जितने पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली मिसबा यूनुस भी रिटायर हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनमें से किसी को आके आप लोगों की तरफ वहाँ गाइड करना चाहिए और उनको आप लोगों को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए? तो आपके साथ कभी कुछ इस तरह का हुआ है? अभी आपको शायद आपके इल्म में ना हो, अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे जो हेड कोच हैं वो चेंज हुए हैं। इजाज़ अहमद जूनियर जो पाकिस्तान खेल चुके हैं वो अभी रिसेंटली अभी हमारे हेड कोच बने हैं। पहले हमारे को जो हेड कोच थे वो जावेद हयात साहब थे, नो डाउट बहुत अच्छे कोच थे वो, बहुत ही उन्होंने मेहनत की है लड़कों पे। लेकिन अभी ये है कि हमारे जो इजाज़ अहमद जूनियर हैं जो नए कोच आए हैं पाकिस्तान खेल चुके हैं, तो उनकी यही है, हमारी उम्मीद यही है और हम यही चाहते हैं कि वो हम पे ज़्यादा मेहनत करें और हम उसका उनको फल दें और इंशाल्लाह जो आगे नेक्स्ट यही है कि आज़ाद कश्मीर रीजन से ज़्यादा लड़के पाकिस्तान खेल सकें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हनान से पूछेंगे उनके फ्यूचर क्रिकेट कैरियर के बारे में और उनसे पूछेंगे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में डेब्यू करना चाहते हैं, उसकी क्या मेहनत करें। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। हनान, आपसे बात हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट की और आप कह रहे आप बहुत क्लोज़ हैं मेरे ख्याल से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का डेब्यू करने, तो आप किस तरह देख रहे हैं? क्या डिफरेंट क्रिकेट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो आप शॉर्टर फॉर्मेट्स खेल रहे हैं उससे, तो क्या प्रिपरेशन है आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए? जी बिल्कुल, अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट है अंडर 19 के बाद मेरी सीनियर डिस्ट्रिक्ट है। सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल के उसके बाद इंशाल्लाह मैं रीजन के लिए सेलेक्ट होऊंगा, जो हमारी सीनियर टीम है। रीजन के लिए सेलेक्ट होकर अगर उसमें हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं और हमारी पूरी टीम परफॉर्मेंस दिखाती है तो इंशाल्लाह हम फ़र्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करेंगे जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में होती है। तो इंशाल्लाह यही कोशिश है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, उसके लिए फ़र्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले तो ये बात है कि हम उसके लिए क्वालिफाई करें, तो इंशाल्लाह पूरी टीम मेहनत करेगी और फ़र्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करके कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलेगी। और अभी ये है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी एक अलग क्रिकेट है, ठीक है, वो रेड बॉल क्रिकेट है। रेड बॉल क्रिकेट डिफरेंट होती है, डिफेंसिव क्रिकेट होती है। तो उसके लिए ये होता है कि हर तरह की क्रिकेट के लिए, हर फॉर्मेट के लिए मेहनत तो बहुत चाहिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि हमें हर फॉर्मेट में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग, उन तीनों फॉर्मेट्स में हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे और वहाँ पे खेल सकेंगे। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप इसमें कामयाब हों, लेकिन ज़ाहिर है फ़िटनेस का भी बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तानी प्लेयर्स का आ जाता है। तो आप अपनी फ़िटनेस के लिए आपने क्या रूटीन रखी हुई है? आप किस तरह दिन के आप ट्रेनिंग सेशंस आपके और जिम वगैरह जो भी आपका? मेरा अभी जब मैं रमज़ान में तो चूँकि नाइट में कर सकता था प्रैक्टिस, अयूब पार्क में हमारे वहाँ पे नाइट नेट्स होते थे, तो नाइट प्रैक्टिस हमारी होती थी, वहाँ पे हम करते थे। लेकिन अब रमज़ान के बाद मेरी ये रूटीन है कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ। अपनी जो मेरा कार्डियो सेशन होता है मैं वो फजर की नमाज़ के बाद करता हूँ। उसके बाद फिर दिन को जो होता है हमारा नेट सेशन होता है और फील्डिंग सेशन होता है, और रात के टाइम ये है कि मैं जिम सेशन अपना करता हूँ। तो यही है कि क्रिकेट में फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक आजकल तो जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं फ़िज़िकल के, ये होता है कि अब एक क्रिकेटर बैट्समैन है, बॉलर है या फील्डर है, उसको बाद में चेक होगा, पहले उसका फ़िटनेस लेवल चेक होगा कि वो फ़िट है कि नहीं। अगर वो फ़िट होता है तो उसको टीम में सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ उसको टीम में सेलेक्ट नहीं करते। तो इसलिए फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हर किसी को चाहिए वर्क करे और इंशाल्लाह हम फिट होने की कोशिश करें। तो जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इस सब के पीछे घर वालों की सपोर्ट भी होती है, वरना तो आप अपने कैरियर को परसू ही नहीं कर सकते। तो आपने जब ये कैरियर शुरू किया तो आपके घर वालों का रिएक्शन और सपोर्ट, तो वो आप उस बारे में क्या बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, जब क्रिकेट शुरू की थी, क्लब लेवल क्रिकेट शुरू की थी, तो घर वालों ने 50-50 सपोर्ट थी कि क्या पता आगे जाता है या नहीं जाता। तो ये हुआ कि जब मैं अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मैंने खेली, वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस दी, मैंने टॉप किया। तो तब घर वालों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, रीजन के लिए नाम आया, रीजन में भी टॉप किया। तब मतलब घर वालों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट है, बहुत अम्मी अबू बहुत सपोर्ट करते हैं, और यही है कि इंशाल्लाह उनका नाम रोशन करूँगा अपने इलाके का, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करूँगा। हनान, आप बहुत क्लोज़ रहे शादाब खान के और पिछले साल वो
पीएसएल में ड्राफ्ट में उनका नाम है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें सेलेक्ट किया। तो इस बार फिर ड्राफ्ट खुलने जा रहा है पीएसएल का और 6 टीम भी आ रही है, तो क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या देख रहे हो कि क्या कितनी मेहनत की है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी? अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट है मेरी, उसमें इंशाल्लाह परफॉर्म करता हूँ। तो इंशाल्लाह यही कोशिश है कि ड्राफ्ट्स में नाम आ जाए और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह मैं पीएसएल के लिए मेरा नाम आए ताकि मैं पीएसएल खेलूँ, चाहे किसी भी टीम की तरफ से आए, क्योंकि हमारी अपनी कश्मीर की टीम तो नहीं है। तो ड्राफ्ट्स में यही होता है, ड्राफ्ट्स में प्लेयर्स होते हैं, किसी भी टीम में जाते हैं तो उन कैटेगरीज होती हैं, इमर्जिंग होती है, रीजनल होती है, तो उससे कोई भी प्लेयर किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। तो ये है कि मेरी भी कोशिश यही है कि किसी भी टीम के लिए मेरा नाम आ जाए ताकि मैं अपने टैलेंट को पीएसएल में दिखा सकूं और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकूं और अपने माँ बाप का, अपने इलाके का और पाकिस्तान का नाम एक दिन रोशन करूं। अनान, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूँगा। वो अगर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम आ जाता है और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, तो वो ऐसा कौन सा ड्रीम प्लेयर है जिसके साथ आप खेलना पसंद करेंगे या फिर आपके ख्वाब में था कि मैंने इसके साथ खेलना है? पाकिस्तानी टीम में मेरा ड्रीम प्लेयर जो है, जिनको मैं फॉलो भी करता हूँ, मोहम्मद हफीज़ हैं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद ये उनकी बैटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उनकी अभी रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो यही है कि उनसे सीखने का मौका मिले। बाकी प्लेयर्स जितने भी हैं, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, हर किसी से सीखने का मौका मिलता है। तो ये है कि जो भी ड्रीम प्लेयर होता है उससे सीखने का शौक़ भी ज़्यादा होता है। तो यही कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द पाकिस्तान रिप्रेजेंट करूँ और जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनसे ज़्यादा मैं सीख सकूँ। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो यंग टैलेंट ऐसे प्लेयर्स और भी ऊपर आएँ और इनको सही तरह पॉलिश करके पाकिस्तान के क्रिकेट में सही तरह यूटिलाइज़ किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।